नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी, छिनतई, जुआ के हॉटस्पॉट पर छापेमारी की की जा रही है। और इसी क्रम में दिनांक 11 नवंबर 2024 को भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत हथियार से लैस 25 से 30 व्यक्तियों द्वारा फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति को जान मारने की नीयत से अपहरण कर लैलख पुल की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लैलख पुल के समीप से अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद करते हुए कुल 11 अपराधी कर्मियों को 3 कट्टा, 11 कारतूस, 1 गोली का पिलेट, 2 दबिया एवं 8 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सबौर थाना अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत किया गया। भागलपुर बिहार जलकर विवाद मामले में अपहृत व्यक्ति सकुशल बरामद हुआ। हम लोग गंगा के तटीय इलाके में ये पूरा शहर बसा हुआ है, तो बिल्कुल मछली मारने के जो भी तरीके हैं या जो सरकार का जो कानून है उसमें एक संस्था होती है और उसके एक मंत्री चुने जाते हैं, उनको ये दायित्व होता है किस तरीके से वहाँ पे मछली पालन हो। तो उसमें जहाँ भी विवाद होता है तो उसमें नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है। पुलिस के द्वारा एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है और एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। कल सबौर थाना अंतर्गत लैलख के पास से सूचना मिली सबौर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो सीताराम मंडल हैं, जो कि शंकरपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण जान मारने की नीयत से 10-15 लोगों के द्वारा हथियार के बल पर किया गया है और उसको लैलख गांव की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सिटी एसपी साहब की निगरानी में एसडीपीओ विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ सबौर विवेक, सब इंस्पेक्टर बिट्टू, सब इंस्पेक्टर रंजन, सब इंस्पेक्टर रामानुज, सब इंस्पेक्टर सतीश, सब इंस्पेक्टर विजेंद्र और कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु, बजरा की टीम एक बड़ी टीम बनी, जिसने कि इस जो भी लोग थे, अभियुक्त थे, उनके पहचान और छापेमारी के लिए टीम बनी। और इस टीम ने लगातार छापेमारी करके जिनको सीताराम मंडल को उन्होंने किडनैप किया था उनकी रिकवरी की गई। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई और जो इस घटना में कारित करने में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 3 हथियारों की बरामदगी हुई है, 11 कारतूस की बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल की बरामदगी हुई है और 2 दबिया जो धारदार हथियार होता है उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना को विफल किया गया और इस घटना में शामिल जितने भी लोग थे, कुल 28 लोगों का नाम इस पूरी घटना में अभी तक सामने आया है, जिसमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 11 लोगों में जो एक व्यक्ति है जो रजौन बांका का रहने वाला है और 8 व्यक्ति लैलख गांव सबौर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति कहलगांव थाना अंतर्गत एक गाँव है उदिरामपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। और बाकी जो इसमें इस घटना में शामिल जो अन्य व्यक्ति थे उनकी भी पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। और इस घटना के मूल में जो कारण था वो मछली मारने का विवाद है और जो जलकर है शंकरपुर के पास में लैलख जो दोनों पड़ोसी गांव हैं, उसी जलकर में मछली मारने को लेकर वर्चस्व के लिए ये पूरी घटना कारित की गई। और इसमें जिस लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक किडनैप्ड व्यक्ति को रिकवर किया गया, उसकी जान बचाई गई है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। फंसे हुए व्यक्ति हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार प्रयास किया गया। इसमें अभी हम लोग आसपास के जिलों से तो एक व्यक्ति बांका का भी है, तो वहाँ भी हम लोग उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और आपराधिक इतिहास जैसे ही प्राप्त होगा तो उसकी भी सूचना हम लोग माननीय न्यायालय को देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित होने जा रहे 4 दिवसीय CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 15 से 18 नवंबर तक लखनऊ के वृंदावन में चलने वाले कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में यह 16वां संस्करण होगा।
उत्तर प्रदेश में इसको कराने का मकसद भारत की कृषि नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। यूपीसीआईआई की अध्यक्ष स्मिता अग्रवाल ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में बताया कैसे यह कार्यक्रम किसानों को लाभ पहुंचाएगा। CIIA के यूपी अध्यक्ष स्मिता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, कल आपका एक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या प्रोग्राम है, पर्पस क्या है और कहाँ पे होने जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं? अभी बताया गया कई देशों के लोग भी आ रहे हैं, तो कैसा किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, किस बेस पे रहेगा ये? यानी कि एग्रीकल्चर बेस रहेगा, लेकिन आप बताइए। जी, 15 से 18 नवंबर में हम लोग यहाँ पर कृषि भारत इंडिया 2024 का आयोजन करने जा रहे हैं। ये एक CII जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो देश के डेवलपमेंट की तरफ और इंडस्ट्री की ग्रोथ की तरफ काम करती है। ये प्रोग्राम पिछले 15 संस्करण हो चुके हैं चंडीगढ़ में 30 सालों में, 1994 में शुरू किया गया था। ये जो 16वां संस्करण है वो हम अब उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान और सबसे ज़्यादा कृषि फोकस्ड जो इकोनॉमी है वो है, और यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट आ सके बिकॉज ऑफ जो टेक्नोलॉजीज़ हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इनोवेशन, अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स जो हम दिखाने जा रहे हैं उसकी वजह से। और ये प्रोग्राम 15 से 18 नवंबर, जैसे मैंने कहा, आयोजन होगा लखनऊ में वृंदावन योजना के जो एरिया है जहाँ पर डेफ एक्सपो और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। हमारी उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर किसान इसमें भाग लेंगे और 200 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो एग्रो इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी करेंगी। बहुत सारी देश विदेश से भी कंपनियाँ और हमारी पार्टनर कंट्री जो नेदरलैंड्स है वो भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को लेके आ रहे हैं साथ में, और इन सब के साथ किसानों का इंटरेक्शन होगा, उनको नई नई चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कराई जाएगी, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिनसे किसानों को बेनिफिट मिल सकता है उनके बारे में बताया जाए। जो आपने बताया फार्मिंग बेस ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जो किसान हैं टारगेटेड किसान हैं, यानी वो चिन्हित किसान है कि सभी किसानों को इन्वाइट किया गया? कैसे किसान यहाँ पे इसमें जो शामिल होंगे? इसमें जो हमें सहयोग मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत बहुमूल्य सहयोग है, और ऑफ कोर्स जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसमें अपनी पूरा आशीर्वाद दिया है। तो 25 जिलों से, यूपी के अलग अलग जिलों से किसानों को बस में लेके यहाँ आया जाएगा, और हमारा उम्मीद है कि 15 से 20 हज़ार किसान पर डे आएंगे, इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे और इन चीज़ों में इंटरेक्ट करेंगे। लगता है किसानों को जो होने जा रहा है ये किसानों को फ़ायदा मिलेगा? हमारी पूरी उम्मीद है, और इसीलिए इसको लाया गया है यूपी में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान होते हैं वो दूसरे स्तर पे होते हैं, लेकिन यूपी के जबकि बहुत मात्रा में और बहुत तादाद में यहाँ किसान हैं और खेती करी जाती है, यहाँ पर कई चीज़ें इनको अभी तक ठीक से बताई नहीं जा पा रही हैं या वो चीज़ें इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमें ज़रूर उम्मीद है, और हम लोगों ने इसमें जो 11 कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज़ करी हैं किसानों के लिए, उसके अलावा 8 किसान गोष्ठियाँ करी जाएंगी जिसमें एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे हर एक डोमेन के, जिनसे किसानों की इंटरेक्शन होगी, वार्तालाप होगा। तो हमारी उम्मीद यही है पूरी कि इनसे किसानों को बेनिफिट मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन प्रोग्राम हो गया बात ख़त्म हो गई, इसका ऑनगोइंग एक सस्टेनेबल चीज़ भी करती रहा जाएगा। आप CII यूपी की अध्यक्ष हैं स्मिता अग्रवाल जी, इनका साफ कहना है कि जो प्रोग्राम होने जा रहा है फार्मिंग बेस्ड प्रोग्राम है, और इससे यूपी के किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में कुत्ता पालने वालों के लिए नगर निगम ने एक अच्छी पहल की है। अब कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा पाएगा। नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा पहले की तरह ऑफलाइन व्यवस्था भी रहेगी। कानपुर नगर निगम के बाद लखनऊ में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अभिनव वर्मा ने बताया कि ऑफलाइन में लोगों को बहुत परेशानियां होती थी, ऐसे में यह सुविधा ऑनलाइन में भी शुरू कर दी गई है। इस बार कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। अगर आपके जानवर के रजिस्ट्रेशन में 1 साल का गैप हो गया है तो नगर निगम जुर्माना लेता है, लेकिन ऑनलाइन में इस बार यह छूट है। इसके बाद अगर कोई जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन पकड़ा जाता है तो उससे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। हॉर्नबिल टीवी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अभिनव वर्मा से एक खास बातचीत की है, आइए नजर डालते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनव वर्मा है, पशु कल्याण अधिकारी हैं। लखनऊ नगर निगम ने डॉग्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस बनाने की सुविधा कर दी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका हॉर्नबिल टीवी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, नगर निगम लखनऊ। सर, नगर निगम ने घर बैठे डॉग्स लाइसेंस की सुविधा ओपन कर दी, ये क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, माननीय महापौर जी के निर्देश क्रम में और हमारे नगरायुक्त महोदय के जो उनके आदेशों के क्रम में जन सुविधाओं को विस्तार करने के दृष्टिगत लखनऊ नगर निगम के द्वारा डॉग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनवाए जा सकते हैं। और ये लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर आप लॉगिन करके डॉग लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभी तक कितने डॉग लाइसेंस अप्लाई हुए? क्योंकि सर, बहुत लोग हैं, डॉग लाइसेंस अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेमेंट मोड कैसा है, कितनी फ़ीस है? डॉग लाइसेंस ऑनलाइन हमारी प्रक्रिया इसी सप्ताह से स्टार्ट हुई है और लगभग 100 लोग के आसपास सभी लोग आवेदन कर चुके हैं और उसमें उनका परीक्षण करने के बाद ही उनको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। कई लोग का आवेदन निरस्त भी करना पड़ा है, जिसमें उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं था और डॉग की फ़ोटो प्रॉपर तरीके से नहीं लगी थी, तो ऐसे केसेस में मुझे उनका आवेदन निरस्त भी करना पड़ा और कई लोगों ने आवेदन करवाया भी है। अभी वर्तमान में जो विदेशी किस्म के नस्ल के डॉग हैं उनके लिए फ़ीस 1000 रुपये है और जो देसी नस्ल के डॉग्स हैं उनके लिए फ़ीस 200 रुपये रखी गई है। और जो नागरिकों के लिए अनिवार्य ये किया गया है कि उनको डॉग की फ़ोटो अपनी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कार्ड जो डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित होगा, उसको अपलोड करना अनिवार्य होगा। सर, बहुत ऐसी एनजीओज़ होती हैं जो पेट एनजीओज़ होती हैं, बहुत लोग, उनको लेकर क्या कोई लाइसेंस को लेकर नया निर्णय निकाला जाएगा? क्या इसी लाइसेंस से, एक लाइसेंस से कितने पेट रख सकते हैं? देखिए, जो अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय के जो निर्देश थे, जो पिछले साल निर्देश जारी किए गए थे, उसके अंतर्गत 200 स्क्वायर मीटर तक के क्षेत्रफल में अधिकतम 2 डॉग पालने की अनुमति थी और 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर डॉग पालने के लिए अधिकतम 4 डॉग पालने की अनुमति थी। नगर निगम लखनऊ इसका पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा और उनको वेरिफिकेशन के बाद ही डॉग लाइसेंस निर्गत करेगा। अन्य जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनके लिए पृथक तौर पर लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम की टीम की तरफ से अब लखनऊ में ऑनलाइन घर बैठे लाइसेंस बनवा सकते हैं। 1000 फीस है और इसे वेरिफिकेशन होने के बाद ही लाइसेंस यहाँ से दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने 41 महीने से लंबित वेतन के खिलाफ पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कार्यालयों में कार्य ठप हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण वे गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और कई तो भूखमरी के कगार पर भी है। इसके अलावा कर्मचारियों ने बोर्ड के अध्यक्ष पर अपमान और अनुशासनहीनता का आरोप भी लगाया है, जिसके कारण उनका विरोध और भी बढ़ गया है। अब कर्मचारी अपने बकाया वेतन की मांग करने और अध्यक्ष द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, राज प्रशासन जिंदाबाद, राज प्रशासन जिंदाबाद, जिसका अब तक खून न खौला। हमारे वक्फ के 14 कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र में एक 40 माह के वेतन के संबंध में अजीत अहमद मुख्य कार्यपालक अधिकारी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक अनुरोध पत्र भेजा था और उस पत्र का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया और 21 महीने का वेतन अभी तक पेंडिंग है। पुनः उन लोगों ने एक नोटिस के रूप में कहा कि अगर हमारा 17/9/2024 को जो चेयरमैन को लिखा गया था कि आप महोदय हमारी समस्याओं का 41 माह का वेतन जो पेंडिंग है उसको दिलाने का कष्ट करें, जो भी प्रक्रिया होती है। उसके बाद कोई पत्रों पर 13 दिन बीत जाने में कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम लोगों ने एक लीगल नोटिस दिया अनुरोध पत्र के साथ कि अगर आप हमारा वेतन नहीं भुगतान करेंगे, यानी कि 2 माह बीत जाने के बाद 11/11/2024 को, उसके बाद
अभी तक कोई वेतन का भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पत्र लिखा गया है वित्त अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश वित्त अनुभाग वित्त को वक्फ कल्याण विभाग अनुभाग 2 को लिखा गया है, जिसमें मतलब समस्याओं के समाधान के लिए लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि इनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। और उक्त शर्त की जब हम लोगों ने स्ट्राइक पे जाने की बात कही और अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से आज हमने पेन डाउन किया हमारे कर्मचारियों ने, तो उनका एक पत्र आया कार्यपालक अधिकारी का। वह लिखते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, सही है और इस पर समाधान कराया जाए, बोर्ड चिंतित है। लेकिन बोर्ड 2 माह हो गया, अभी तक चिंता नहीं है। 41 माह पहले से वेतन रुका हुआ है, मतलब 2 माह ये 41 माह पहले से 40 माह का वेतन मिला है। और यहाँ के चेयरमैन जो है 12 नवंबर 2021 से कार्यरत हैं, उनके भी उस पत्र का जो है संज्ञान नहीं लिया। इस तरह से हमारे कर्मचारियों को बिना वेतन का काम लिया जा रहा है। कर्मचारी जो है उत्पीड़ित हो रहे हैं, बच्चों के शिक्षा पे कुप्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ रहा है और किराए के मकान देने के लिए परेशान है। और ऊपर से 40 महीने का जो वेतन का भुगतान नहीं हुआ, हमारे कर्मचारी अपने कर्जा लेके आ रहे हैं और वक्त का कार्य समाधान कर रहे थे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब यह बाध्य होकर इनको इस स्थिति को उतरना पड़ा। अभी ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि चेयरमैन साहब ने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हमारे प्रशासनिक अधिकारी साहब को। हसन रिजवी साहब वहाँ सारे कर्मचारी थे और उन्होंने ये भी लैंग्वेज में गलत लफ्ज़ में कहा कि हम बुलाइए, जो होगा सब सालों को देख लेंगे। ये स्थिति बहुत ख़राब है और इस तरह का पार्लियामेंट भाषा चेयरमैन को कहना जो है अच्छी बात नहीं है। और उनको पता नहीं कि जवाहर भवन संगठन की क्या स्थिति है। यहाँ बड़े बड़े चेयरमैन और IAS का सुधार गृह बना दिया गया है। और अगर इस तरह से जो गाली दिए, इसकी शिकायत मैं माननीय योगी जी से करूँगा और माननीय अपने पंचायती राज मंत्री, मैं पंचायती राज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माननीय पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर से करूँगा कि ऐसे चेयरमैन जो 21 से काम कर रहा है और कर्मचारी को उत्पीड़न कर रहा है, वेतन का भुगतान नहीं करा सकता है, ऐसे चेयरमैन को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। इनको भी हटाने की बात करूँगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी हम पूरे प्रदेश के, अभी हम उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब प्रदेश के संघ महासंघ सब इनके साथ आएंगे और चेयरमैन को यहाँ घुसने नहीं देंगे। अभी इन्होंने जाना नहीं। जवाहर भवन की हड़ताल में बीवी सिलंदर ने कहा था कि जवाहर भवन इंदिरा भवन एक कर्मचारी संगठन ऐसा है कि जिसके आंदोलन पे सरकार में भूचाल आ जाता है। अभी ये लोग समझ रहे हैं कि यही 14 कर्मचारियों का आंदोलन है, यह प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनेगा अगर इस चेयरमैन के रवैया और इस विभाग में वेतन का भुगतान के लिए कार्रवाई शीघ्र नहीं की जाती है। इसी प्रकार कोई आश्वासन मिल पाया या नहीं? अभी इस पत्र में कह रहे हैं कि मतलब इनके वेतन के लिए हमने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने से काम नहीं होता है। आप जब 11 को कार्य बहिष्कार पे चले गए तब पत्र लिख रहे हैं। इसके पहले जो है 4/9 को भी लिख सकते थे और 17/9 को भी लिख सकते थे। आप जो है आप लोगों का हड़ताल कब तक चलने वाला है? यह जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक चलेगी। अगर इन कर्मचारियों के साथ पहली बार जो अभद्रता किया उसके खिलाफ तो मतलब हम FIR कराएंगे। हमारे कर्मचारियों को जो गाली है, यहाँ का कोई भी अधिकारी या सुन ले कि अगर हमारे कर्मचारियों के साथ कोई भी अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलता है तो उस अधिकारी के साथ उसी तरह का व्यवहार करता हूँ और करके दिखा दूंगा। ये घबराए ना चेयरमैन साहब कि ये 14 कर्मचारी को बहादुर बोस बने हुए हैं ना। जब यहाँ जवाहर भवन इंदिरा भवन के कर्मचारी इनको घेरेंगे तो इनको पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। इस परियोजना से ये राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ PM मोदी ने AIIMS की महत्वता पर बात की। समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने झांझरपुर लोखा रेलवे खंड पर नई ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की, जो 2017 से बंद थी। यह ट्रेन सेवा 42 किलोमीटर के रास्ते पर शुरू हुई है, जिसके स्थानीय लोगों को यात्रा में समय और लागत की बचत होगी। खासकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित लोखा के नागरिकों को फायदा होगा। ये परियोजनाएं बिहार की बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे स्थानीय लोगों ने खुशी से स्वीकार किया है।
इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को शुरुआत की जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हम सबसे और प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति ये प्यार हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास को बढ़ाता है, जिस विश्वास निरंतरता में पिछले 3 वर्ष हम लोग प्रधानमंत्री जी को देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हम लोगों के द्वारा प्राप्त किया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में विकास के कार्य को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है, जो उसी का उदाहरण है। आज बिहार में 2 इंच खुल जा रहे हैं, जहाँ पटना में 1 इंच हो रही, विधानसभा की धरती पर भी 1 इंच। मुख्यमंत्री जी का भी उनके निर्देश पर हम सब लोगों ने ये जमीन जहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं और इस एम्स निर्माण के भारत सरकार को देने का काम किया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले मार्च के महीने में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बन रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार के सहयोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रयाग पासवान जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आप भारी संख्या में उपस्थित हैं। मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।